नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा प्रीवियस टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम अमेरिकन हेजेमनी की बात कर रहे थे। आज का जो हमारा कॉन्टेक्स्ट रहेगा कि अमेरिकन हेजेमनी किस किस तरीके से साबित हुई, उससे रिलेटेड हमने कई ऑपरेशंस के बारे में देखा जो अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर्स ने कंडक्ट कराए। आज हम उसी कड़ी को कंटिन्यू करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि और कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर अमेरिका ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया, और साथ में ये भी जानेंगे कि आज क्या उस प्रभुत्व के लिए कोई चैलेंज है, चुनौती है या नहीं है, तो क्या है, कैसे अमेरिका अपने प्रभुत्व को खो रहा है। तो वो सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो नई विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड अमेरिकन हेजेमनी, अमेरिकन प्रभुत्व है। देखो, हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया था कि किस तरीके से ऑपरेशंस रन कराए गए थे डिफरेंट एरियाज में। ठीक है, कि अमेरिका ने एक कहते हैं ना कि वर्ल्ड पुलिस की तरह अपना रोल प्ले किया, है ना। हर कहीं पे अपना अड़ंगे लगाना, हर कहीं पे अपनी आर्मी को उतार देना, वो सारा काम किया। उसी लाइन में नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, जिसको अनंत असीमित भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट, अनंत एंड असीमित। 1998 में ये बिल क्लिंटन, ठीक है, यूएसए के प्रेसिडेंट जो बिल क्लिंटन थे, उनके द्वारा ये ऑपरेशन रन कराया गया। बेसिकली होता क्या है, जॉर्ज बुश कौन, सीनियर की बात कर रहे हैं, जॉर्ज H.W. बुश। उनके टाइम पे जो इराक में हस्तक्षेप हुआ था, तो बहुत ज्यादा विरोध होने लग गया, किसका, अमेरिका का, कि भाई आप जो है हर कहीं पर अपनी टांग अड़ानी शुरू कर देते हो। ऐसे में क्लिंटन ने क्या किया कि अपनी विदेश नीतियों को थोड़ा बहुत सेटल करना शुरू किया। कहने का मतलब ये कि जॉर्ज H.W. बुश ने तो ज्यादा फोकस किया था इंटरनेशनल मुद्दों पे, ठीक है, और जिसको बोला था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है ना, जो कि हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अब क्लिंटन ने ज्यादा दिमाग लगाया इंटरनेशनल बजाय घरेलू नीतियों पे, और इन्होंने टार्नोव सिद्धांत पर ध्यान दिया और इसके बेसिस पर अपना काम जो है वो रन कराया। विदेश नीति में हार्ड पावर डिप्लोमेसी की जगह इन्होंने सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी पे ध्यान दिया। कहने का मतलब मिलिट्री की बजाय बोले हम दूसरे और बहुत सारे मुद्दे हैं उन पर काम करेंगे, जैसे कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पे बात करना, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना। तो बिल क्लिंटन ने इन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया बजाय कि हार्ड पावर, कि मिलिट्री नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको लेकर के हम काम कर सकते हैं। साथ में देखो कि होता क्या है, ये ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, फिर भी मिलिट्री का यूज करना, फिर भी हार्ड पावर का यूज करना एक मजबूरी थी। क्लिंटन ने नो डाउट फोकस किया कि हम सॉफ्ट पावर पे काम करेंगे, पर प्रॉब्लम क्या आने लगी यहाँ पे कि सॉफ्ट पावर पे ध्यान देने के चक्कर में जो इस्लामिक ग्रुप्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं अमेरिका को टारगेट करना शुरू कर दिया। जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि एक तो तंजानिया दार एल सलाम और एक है कीनिया की कैपिटल नैरोबी। वहां पर क्या होता है कि अमेरिका की जो एम्बेसी है उस पर ध्यान देना, उस पर अटैक कर दिया गया अलकायदा के द्वारा, अमेरिकन दूतावासों पर। इसका मतलब विदेशों में जो भी अमेरिकन थे उनकी जिंदगी खतरे में आ गई। इस वजह से अब बिल क्लिंटन को मजबूरन सॉफ्ट पावर को प्रमोट करने के साथ साथ में हार्ड पावर पे भी रिलाय करना पड़ा। इसीलिए ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच है वो लॉन्च किया गया। इसका परिणाम क्या होता है इस ऑपरेशन के अंडर में कि सूडान और अफगानिस्तान में जहां जहां पर भी अलकायदा का जो हेडक्वार्टर्स थे, जहां पर भी इनके ठिकाने थे, वहां पर क्रूज मिसाइल से अटैक किया और उनको उड़ाया। तो ये था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। क्यों स्टार्ट हुआ, क्या परिस्थितियां थी, वो हमने देखी। फिर बात आती है नेक्स्ट ऑपरेशन कोसोवो संकट 1999, राष्ट्रपति अगेन बिल क्लिंटन। ऑपरेशन अलाइड फोर्स बोला गया। इसमें अलाइड फोर्स इसलिए क्योंकि यहां पर जो फोर्सेज उतारी गई थी वो नेटो की थी, ठीक है, इसलिए इसको ऑपरेशन अलाइड फोर्स बोला गया। इसमें क्या होता है कि यूएसए की लीडरशिप में नेटो की फोर्सेस को यूगोस्लाविया, क्योंकि यूगोस्लाविया का देखो 1991 के बाद में 1990s के टाइम पे डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, ये भी विघटित हो जाता है, ठीक है। एक तरफ तो यूएसएसआर टूटता है, दूसरी तरफ यूगोस्लाविया भी टूट जाता है। तो ये चीज जो थी यूगोस्लाविया की लेगेसी को कंटिन्यू आज कौन कर रहा है, सर्बिया। ये कॉन्टेक्स्ट आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, प्रीवियस जो हमारे वीडियोस रहे हैं उन्हीं में। तो यूएसए ने क्या देखा कि सर्बिया जो है वो अल्बेनिया एक और कंट्री, ठीक है, जो इसी से निकलता है यूगोस्लाविया से, बोला अल्बेनिया के साथ में बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज कर रहा है। और साथ में सर्बिया में ही एक छोटा सा पार्ट है साउथ वेस्ट की तरफ, जिसको बोला जाता है कोसोवो। तो
कोसोवो के लिए यूएसए का ये कहना था कि कोसोवो को इंडिपेंडेंट करो। सर्बिया ये कहता है कि कोसोवो हमारा पार्ट है। तो इस केस में क्या होता है, वहां पर यूएसए ने नेटो फोर्सेस उतरवा दी, इसीलिए क्या बोल दिया, ऑपरेशन अलाइड फोर्सेस। ठीक है, सर्ब लोगों के द्वारा कोसोवो के लोगों जो कि अल्बेनियन मूल के थे। अब यहां पर थोड़ा सा रिलीजन समझना होगा, हमें एथनिक कंपोजिशन समझना होगा। सर्ब है ना, ये है कैथोलिक्स, और जो कोसोवो में अल्बेनियन मूल के लोग हैं ये है मुस्लिम्स। तो ये कहा यूएसए ने कि सर्ब जो है वो कोसोवो में अल्बेनियन मूल के जो लोग रहते हैं उनके ऊपर सर्ब क्रिश्चियंस के द्वारा अत्याचार किया जाता है। बोला इस वजह से हमें अटैक करना होगा, और ये चीज कहीं ना कहीं कॉर्पोरेशन में लेकर के और अटैक करवा दिया। उस टाइम पे राष्ट्रपति सर्बिया के कौन थे, राष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोसेविच, याद रख लेना। यूएनओ की भी परवाह नहीं की थी इस टाइम पर अमेरिका ने और नेटो ने, क्योंकि ये वो समय था जब अमेरिका, कहते ना कि जब भी कोई पावरफुल आदमी पहली बार कोई पावरफुल बनता है, या फिर ये कह दो कि दो पावरफुल आदमियों में से एक आदमी कोलैप्स कर जाता है, तो दूसरा ये सोचता है कि मुझे कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता, तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो वो एक्शन था यही कि यूएनओ की परवाह भी नहीं की और उतार दी अपनी फोर्सेस। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ये 2001 में राष्ट्रपति कौन थे यूएसए के, जॉर्ज बुश। एंड्यूरिंग फ्रीडम का मतलब हो गया चिरस्थायी या टिकाऊ स्वतंत्रता। अब क्या है इसमें भाई, इस ऑपरेशन को आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध भी बोला गया, क्योंकि ये वो समय था जब, आपको पता है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच जो हमने देखा बिल क्लिंटन के टाइम पे, किसको अटैक किया था उसने, अलकायदा को। अब यहां पर अलकायदा का नंबर था बदला लेने का। अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन ने लड़ाके तैयार किए, ठीक है, प्लेन्स हैं उनको हाईजैक किया यूएसए में, और उन प्लेन्स को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इनमें ऐसे के ऐसे टकरा दिया। इसकी वजह से हजारों लोगों की डेथ हुई अमेरिका में। तो फिर उसका जवाब देने के लिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसका नाम रखा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। 9/11 की जो घटना थी, 9/11 का मतलब 11 सितंबर 2001 की बात कर रहे हैं। अमेरिका में उल्टा सिस्टम है, ठीक है, ये है DD, ये है MM, और साल आ जाएगा YY। ठीक है, तो कहने का मतलब 11 सितंबर 2001 की ये घटना, जब 11 सितंबर 2001 को अलकायदा के अपहरणकर्ताओं ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, उनमें 2 जहाज उतार दिए, मतलब अंदर एक्सीडेंट करवा दिया, और फिर उसके बाद में एक टारगेट जो कि हो गया ये। फिर इसके अलावा आप देखोगे कि दक्षिण सेंटर में टकराए, और एक पेंटागन का मतलब यूएसए का रक्षा विभाग का मुख्यालय, वहां पर भी अटैक करने का प्रोग्राम था, वो भी हुआ। और इसके अलावा एक पेनिसिल्वेनिया के खेतों में एक जहाज को वहां पर मार गिराया गया, जो कि यूएसए के कांग्रेस भवन से टकराने वाला था। कहने का मतलब यूएसए के पार्लियामेंट पे अटैक। 2001 में आपको पता है इंडियन पार्लियामेंट में भी अटैक होता है, ठीक है, वो उसी टाइम पे यूएसए के पार्लियामेंट में भी अटैक हुआ, और यूएसए के पार्लियामेंट के अटैक को तो बचा लिया गया, क्योंकि पेनिसिल्वेनिया में जब ये पता पड़ गया कि ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में इनमें अटैक कर दिया गया है, तो पेनिसिल्वेनिया वाला जो ये जहाज, एक और जहाज जा रहा था जो कोलैप्स करने वाला था वहां की पार्लियामेंट की बिल्डिंग में, तो उसको रोक लिया गया, मतलब मार गिरा दिया, खेतों में गिरा दिया। तो ये जो सीन था ना, ये अमेरिका की आत्मा को झकझोर देने वाला था कि बोला अमेरिका में घुस के अटैक किया जा रहा है। ये बेसिकली ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का जवाब था अलकायदा की तरफ से। फिर इसका रिजल्ट ये रहा कि बिल क्लिंटन का तो 8 साल का टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश का जब टेन्योर शुरू होता है, ठीक है, जॉर्ज HW बुश के बेटे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ठीक है, तो उनके टाइम पे फिर ये ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, जिसमें टारगेट क्या था कि जगह जगह पे जहां पर भी अलकायदा का हेडक्वार्टर या अलकायदा को सपोर्ट कोई भी कर रहा है उनको खत्म कर दो। तो ऐसे में यूएसए के नेतृत्व में नेटो के द्वारा अलकायदा और तालिबान के खात्मे के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया जाता है। और ये अफगानिस्तान पर हमला होने के बाद में अभी 2021 तक नेटो या यूएसए की फोर्सेस अफगानिस्तान में रहती हैं, ठीक है, जो अभी आपको पता ही है कि विड्रॉ कर चुका है यूएसए वहां से। इस पूरे सिनेरियो में जिस किसी के ऊपर भी यूएसए को शक हुआ ना कि ये सारी जो कॉन्स्पिरेसी थी, ये जो अटैक हुआ 9/11, उसमें यूएसए के खिलाफ में कोई चालसाजी की गई थी, और उस चालसाजी में किसी का भी कोई अगर पार्टिसिपेशन था, तो यूएस ने क्या किया, उसको अरेस्ट किया, अरेस्ट करके और उनको ले जाकर के डाल दिया ग्वेंटेनामो बे जेल। कैरेबियन खाड़ी में ये जेल, एक आइलैंड है, वहां पर ये जेल है,
आप देखोगे वहां पर किसी को भी जाना अलाउ नहीं है, किसी को भी अलाउ नहीं करते हैं। वहां पर यूएनओ के रिप्रेजेंटेटिव, संयुक्त राष्ट्र के रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि हैं, वो भी नहीं जा सकते। ह्यूमन राइट्स के जो मतलब ह्यूमन राइट्स के लिए जो फाइट करते हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वो भी नहीं जा सके। मानवाधिकार के लिए काम करने वाले लोग भी नहीं जा सके। ये क्यूबा के पास यूएसए की नौसेना का ठिकाना है और 9/11 के शक के आधार पर दुनिया में पकड़े गए सैकड़ों लोगों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। और यहाँ पर जिस तरीके के काम किए गए यूएसए की नेवी या यूएसए की मिलिट्री के द्वारा, वो बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक थे। पर उसके बावजूद भी जो मानव अधिकार के लिए काम करने वाले लोग थे, वो कुछ भी नहीं कर पाए। नेक्स्ट ऑपरेशन जो ये करता है कि भाई अमेरिका ने अपना हेजेमनी, अपना प्रभुत्व है वो साबित कर लिया, तो वो था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। राष्ट्रपति अगेन जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक कॉलिशन ऑफ विलिंग, दैट मींस आकांक्षियों का महाजोट बनाया, 40 देशों की सेना जो है उसको इराक में भेजा जाता है। इस टाइम पर एक हैंस ब्लिंक्स रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में यह था कि भाई 2003 में इस तरीके से एक सिनेरियो बताया गया। इस रिपोर्ट के बेसिस पे आप देखोगे क्या बताया जाता है। ये रिपोर्ट जो है वो आने वाली तो थी बाद में। एक सेकेंड, इसको सेट कर लूं मैं। रिपोर्ट की अगर बात करें, 2003 में सुरक्षा परिषद ने हैंस ब्लिंक्स को इराक के जैविक या रासायनिक हथियारों की जांच का जिम्मा सौंपा था। कहने का मतलब यह था कि ये हैंस ब्लिंक्स करके एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया, एक आयोग बना दिया, ये मानो यूनाइटेड नेशन ने। टारगेट ये था कि भाई जाओ इराक में ये देखो कि सद्दाम हुसैन ने क्या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तैयार किया है, क्या ऐसा कोई हथियार तैयार किया जो कि बहुत लोगों को एक साथ मार सकता है। अब ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाने वाला था हैंस ब्लिंक्स, पर क्या होता है, इतने में यूएसए ने नेटो मेंबर्स को अपनी तरफ ले लिया और कहा कि बोला वो बना रहा है, मैं बोल रहा हूं ना, यूएसए की तरफ से एक आ गया, हम बोल रहे हैं ना बना रहा है, वो हथियार बना चुका है, वो अटैक करो। अटैक कर दिया गया। उसी को बोला ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। जबकि सच बात यह है कि जब ये हैंस ब्लिंक्स की जो रिपोर्ट आती है उसमें क्या निकल के आता है खुलासा कि यूएसए झूठ बोल रहा था। यूएसए की नज़र इराक के जो तेल के कुएं हैं बोला उन पे थी, और यूएसए ने जो अटैक किया वो बहुत ही ज़्यादा बेसलेस था। ऐसे कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वहाँ से नहीं मिले। तो ब्लिंक्स रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, ध्यान रख लेना। हैंस ब्लिंक्स रिपोर्ट जो है 2003 में सुरक्षा परिषद ने हैंस ब्लिंक्स को इराक के जैविक व रासायनिक हथियारों की जांच का जिम्मा सौंपा। उसकी रिपोर्ट आने से पहले ही इराक पर हमला कर दिया गया है, मैंने बता दिया आपको। रिपोर्ट में कहा इराक के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जिसको आप वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोल सकते हो। और वही बात है कि रिपोर्ट आती है जून 2023 में, जबकि हमला कर दिया गया था मार्च 2003 में। रिपोर्ट आती है जून 2003 में और अटैक कर दिया गया मार्च में ही। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत जल्दबाजी दिखाई यूएसए ने, और उसमें बाकी देश जो थे यूएसए के दोस्त, उन्होंने भी साथ दिया। यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन कमीशन, इसी को बोला गया हैंस ब्लिंक्स कमीशन। ये याद रख लेना, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग वेरिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन कमीशन, उस कमीशन को लीड किसने किया, हैंस ब्लिंक्स ने, इसीलिए इसका नाम हैंस ब्लिंक्स भी बोल दिया गया। और ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ मार्च 2000 में। और वही चीज़ है कि रिपोर्ट आती उसके पहले पहले ही अटैक कर दिया। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो क्या शो करता है कि अमेरिका ने अपनी मनमानी या अपना दबदबा इतना बना लिया कि कोई भी अमेरिका को चैलेंज तक भी नहीं कर पा रहा था। तो ये सिनेरियो ही हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन चीज़ों को हम समझें कि अमेरिका की हेजेमनी कैसे स्थापित हुई। फिर नेक्स्ट हम बात करें कि ये जो अटैक हुआ ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का, इसके पीछे की अमेरिका ने क्या स्टोरी बनाई। भाई रिपोर्ट आनी थी कमीशन की, रिपोर्ट से पहले ही अटैक करवा दिया। कैसे, देखो, अमेरिका की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, उसने एक रिपोर्ट दी कि इराक के पास में एक सामूहिक संहार के हथियार हैं, दैट मीन्स वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अवेलेबल है। और बोलो वो कहीं ना कहीं अलकायदा को भी सपोर्ट करता है। अलकायदा वाला मुद्दा आपको पता ही है। अलकायदा वाले मुद्दे में हमने देखा कि किस तरीके से एक एंड्यूरिंग फ्रीडम का जो ऑपरेशन रन कराया गया अलकायदा को बिल्कुल खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर अटैक किया। तो ये भी एक माहौल बना हुआ था पूरी दुनिया में कि बोला अलकायदा को सपोर्ट करता है, बोला सद्दाम हुसैन आपको पता ही है, इराक का प्रेसिडेंट था।
ठीक है, फर्स्ट गल्फ वॉर से लेकर के अभी तक। तो सद्दाम हुसैन पे ये था कि इसको हटाओ, और सद्दाम हुसैन क्या था, अपने डिसीजन खुद के हिसाब से लेता था, अमेरिका के प्रेशर में आके डिसीजन लेना नहीं पसंद करता था। इस केस में अमेरिका को ये बातें खलती थी, तो बोले यार इस बंदे को हटाओ, ऐसी सरकार बनाओ जो हमारी बात समझे, ठीक है। तो इस वजह से क्या कर दिया, फिर अटैक करने का तरीका निकाला कि बोलो उनके पास में तो ऐसे हथियार हैं जो कि बहुत लोगों को एक साथ मार सकते हैं। 2006 में सद्दाम हुसैन 2003 में अरेस्ट कर लिया, और फिर सद्दाम हुसैन को 2006 में ऑपरेशन रेड डन के नाम पर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी जाती है। उस टाइम पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल, महासचिव कौन थे, कोफी अन्नान, उन्होंने कहा था, बोले ये बहुत गलत है, इलीगल एक्शन है यूएसए का जो इराक पे अटैक किया गया। यूएनओ महासचिव कोफी अन्नान ने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD, जिसमें न्यूक्लियर भी आ जाते हैं, रासायनिक भी आते हैं, जैविक भी आते हैं, तो बोले उनके बारे में पता करने के लिए हमने राजदूत प्रकाश शाह को भेजा, पर यूएसए द्वारा पूर्व में ही आक्रमण कर दिया गया। अब ये जरूर याद रख लेना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के उस टाइम पे सेक्रेटरी जनरल थे कोफी अन्नान, उनकी लीडरशिप में एक डिसीजन हुआ तो बोला अमेरिका जो कुछ भी कर रहा है उसमें कहीं कहीं लापरवाही तो नहीं है, ब्लिंक्स कमीशन तो अलग था, और यहाँ पर ये राजदूत प्रकाश शाह को और भेजा गया कि आप देखो, देखें अमेरिका जो बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। पर ये राजदूत साहब वहां पहुंचते उसके पहले अमेरिका ने अटैक करवा दिया। जॉन चिलकोटे कमीशन, जॉन चिलकोटे कमीशन 2009 में कॉन्स्टिट्यूट होता है। 2009 में ये यूके के प्राइम मिनिस्टर गॉर्डन ब्राउन ने बनाया था। चिलकोटे आयोग ने 2003 इराक आक्रमण के लिए तत्कालिक पीएम टॉनी ब्लेयर को दोषी पाया। इराक पर आक्रमण एक गलती थी ब्लेयर की। कहने का मतलब जब 2006 में सारा काम हो चुका था, 2009 में ब्रिटेन, आपको पता है ब्रिटेन नेटो का मेंबर है, यूएसए का पूरा दोस्त है, चट्टे बट्टे इनके। इस केस में क्या होता है कि 2009 में अब सरकार बनती है नई, और प्राइम मिनिस्टर बन गए कौन, गॉर्डन ब्राउन। गॉर्डन ब्राउन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं यूके के, उन्होंने एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया। ये जो भी इराकी फ्रीडम वाला ऑपरेशन था उसमें यूके की फोर्सेस भी गई थी, तो पता तो किया जाए ना कि इसकी सच्चाई क्या है। तो फिर बाद में पता पड़ता है, इस जॉन चिलकोटे कमीशन ने ये रिपोर्ट दी कि भैया कहीं पर भी कोई इराक के अंदर ऐसा कुछ तैयारी नहीं थी जो कि लोगों को मारने की तैयारी कर रहे हो, बड़ा हथियार कोई तैयार कर रहे हो, बोला ऐसा कुछ सिनेरियो दिखाई नहीं देता है। तो बोला इराक पर आक्रमण जो था वो 2003 में जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे टॉनी ब्लेयर, बोला उनकी सबसे बड़ी गलती थी, बोले ये गलत तरीका था, उनको अटैक नहीं करना था। तो जॉन चिलकोटे कमीशन यूके से रिलेटेड है, मुद्दा आपको पता ही है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। फिर बात आती है ऑपरेशन जोरोनिमो, ठीक है, इसकी एक बार बात करें, 1 सेकंड इसको जूम कर लूंगा। ऑपरेशन जोरोनिमो या फिर हम नेचुन स्पीयर के द्वारा दिवाए पॉइंट है। कैसे, देखो आप, ये मई 2011 में रन होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, देखो पॉइंट, अमेरिकी सील कमांडो द्वारा एबटाबाद पाकिस्तान, क्या है एबटाबाद का नाम आते हैं आपको दिमाग आ जाना चाहिए, ओसामा बिन लादेन का जो मर्डर हुआ था, ओसामा बिन लादेन को जो किलिंग की हुई थी वो एबटाबाद पाकिस्तान में हुई थी। अमेरिकी सील कमांडो द्वारा एबटाबाद पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन जो कि अलकायदा का चीफ था उसको मारा गया, और उसके बाद में उसका जो शव है, उसकी डेड बॉडी है, वो अरेबियन सी में दफन कर दिया गया। उत्तरी अरेबियन सी मतलब पाकिस्तान के आसपास वाले एरिया में, कोस्टल एरिया में, वहां पर इसको दफन कर दिया गया। ये जो नाम है ऑपरेशन जेरोनिमो, ये क्यों दिया गया, उसके पीछे लॉजिक देखो। चीफ जेरोनिमो की अगर बात करें तो नेटिव अमेरिकन जिसने यूएसए में गोरों के खिलाफ में लंबा संघर्ष किया, इसके नेतृत्व में रेड इंडियंस ने हजारों गोरों को मारा, बाद में इसे गोरों ने मार दिया। ये टाइम था 1829 से 1909 का। कहने का मतलब ये है, आप अमेरिका में रूल करते हैं वो लोग नेटिव नहीं हैं, वहां के लोकल नहीं हैं, ये सारे यूरोपियंस हैं, ठीक है। अमेरिका के लोकल लोग हैं वो, उनको रेड इंडियंस बोला जाता है, उनका चेहरा थोड़ा सा लाल होता है। नेटिव अमेरिकन की हम बात करें, ठीक है, जैसे इंडिजिनस लोग होते हैं ना वहां के लोकल, वैसे। तो बेसिकली ये जो अमेरिका में गोरों ने अपना पांव पसारना शुरू किया था, शुरू में तो केवल क्या था कि यूएसए में आप नोटिस करोगे कि जो ईस्टर्न पार्ट है, ये वाला पोर्शन है ना, यहां पर 13 कॉलोनीज हुआ करती थी केवल यूएसए की, ओके। पर अब यूएसए ने आज के समय में देखे तो यूएसए में टोटल कितने स्टेट्स हैं, शुरुआत 13 से की थी, आज 50 हैं।
तो 50 पर पहुंचने के लिए यूएसए ने वहां के लोकल्स को मारा, भगाया, मार दिया वहां पर, राइट। तो उस एट्रोसिटी को रोकने के लिए या रेड इंडियंस की तरफ से या अमेरिका के जो लोकल्स थे उनके द्वारा आवाज उठाई गई थी। उनका लीडर कौन था? चीफ जेरोनिमो। उस बंदे ने गोरों को भगा भगा के मारा। पर वही चीज है, पावर किसके पास ज्यादा थी? गोरों के पास में। तो गोरों ने फिर जेरोनिमो को भी मार दिया। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ सिनेरियो ओसामा बिन लादेन ने किया। ओसामा बिन लादेन ने क्या किया कि अमेरिका में सीधा घर में घुस के अटैक किया। एग्जैक्टली उसी मैनर में जिस मैनर में गोरों को चीफ जेरोनिमो ने 1909 तक की अपनी लाइफ में उन्होंने फाइट की थी कि हाँ भाई जो लोकल अमेरिकन हैं उनके अधिकारों की बचाव हो सके। वो बात अलग है कि डेथ हो गई लड़ते लड़ते, है ना। तो वही चीज, इसलिए ओसामा बिन लादेन की जो किलिंग से रिलेटेड ऑपरेशन उसका नाम है ऑपरेशन जेरोनिमो। क्यों दिया ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर देखो आप ऑपरेशन का ऑफिशियल नेम ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर भी बोला गया। ऑपरेशन में ओसामा का कोड नेम जैकपॉट था। कहने का मतलब ऑपरेशन जेरोनिमो, इसी का दूसरा नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर, और इसमें जो टारगेट था वो ओसामा बिन लादेन था। टारगेट को जैकपॉट नाम दिया गया और मेन टारगेट था ओसामा बिन लादेन की मौत, मारना उसको, और वही चीज यहां पे की गई। तो कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व। देखो सीरिया और इराक में ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जो एक रेडिकल इस्लामिक अप्रोच जो डेवलप हुई थी उसको खत्म करने के लिए अमेरिका के द्वारा ये ऑपरेशन रन कराया गया जिसको बोला गया ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व, ठीक है। इसके अलावा इसमें यूएसए तो था ही, बाकी नेटो कंट्रीज भी इसमें सहयोग करने के लिए आए। फिर इसके अलावा अरब स्प्रिंग या फिर चमेली क्रांति जिसको बोला गया। देखो अरब स्प्रिंग जो है वो शुरू होती है 2010 में ट्यूनीशिया, ये नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। इसके अलावा पहले तो ट्यूनीशिया में आई, अब ये अरब स्प्रिंग क्या थी इसके बारे में अगर थोड़ा समझें। आपको पता है अरब वर्ल्ड मतलब इस्लामिक रूल चलता है वहां पे। तो एक तो पुराने मेथड पे इस्लामिक रिजीम चल रहा है, और एक आजकल आपको पता है कि लोगों को अधिकार दे करके फिर बाद में आप इस्लाम को रन कराओ, लिबरल इस्लाम की अगर बात करें तो इस तरीके से क्या है कि जो भी पॉलिटिकल लीडर्स अरब वर्ल्ड में रूल कर रहे थे उनके सिस्टम को खत्म करने के लिए ये अप्रोच बनाई गई। लोकल्स ने क्या किया, लोगों ने हथियार उठाए और जो भी राजे मतलब एक तरीके से प्रेसिडेंट या जो कोई भी थे उनको हटाने के लिए उन्होंने हथियार उठा लिए। तो शुरुआत हुई थी ट्यूनीशिया से कि भाई इस्लाम के नाम पर जो एक तरीके से रूल्स कर रहे हैं इनको हटाओ, उन लोगों के हाथ में बोले सत्ता होनी चाहिए, बोले डेमोक्रेटिक इस्लामिक सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस होना चाहिए। इसको लेकर के जो कंजर्वेटिव या फिर जो संरक्षणवादी जो इस्लामिक लीडर्स हैं वो खुश कैसे हो सकते हैं, वो अपने हाथों से पावर कैसे निकलने देना चाह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अरब स्प्रिंग में उन तानाशाहों को खत्म करने का मेन टारगेट लिया गया था। तो शुरुआत होती है ट्यूनीशिया से, फिर ये फैलती है लीबिया में। लीबिया में उस टाइम पे कर्नल गद्दाफी का रूल था, उसको खत्म किया जाता है। मिस्र में होस्नी मुबारक का रूल था, उसको खत्म किया जाता है। सीरिया में, यमन में हेती रिबेलियंस अभी भी काम कर रहे हैं, लड़ाई चलती रहती है, ठीक है। वो बात अलग है कि सऊदी अरब और ईरान बोल रहा हूं मैं, ठीक है, दोनों की अब थोड़ी सी दोस्ती हुई है चाइना की मीडिएशन की बेसिस पे। नहीं तो आपको पता ही है कि सऊदी अरब तो सुन्नी कम्युनिटी डोमिनेटेड है और ईरान है वो शिया कम्युनिटी डोमिनेटेड, तो दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती है। तो उस चक्कर में यहाँ पर हेती जो होतीज बोलते हैं, इनको हेती लिखा हुआ है, होतीज हैं वो शिया कम्युनिटी के हैं, तो वो वहां पर सरकार खत्म करना चाहते हैं, और सरकार सुन्नी है वहां पे यमन में, उसको खत्म करना चाहते हैं। मध्य पूर्व में तख्ता पलट व लोकतंत्र तथा मानवाधिकार की मांग में अमेरिका का हाथ। अब ये जो अरब स्प्रिंग आई इसमें क्या था, लोकतंत्र की डिमांड थी, मानवाधिकार को स्थापित करना था, मानवाधिकारों की बात करनी थी, लोगों ने हथियार उठा लिए। और ये हथियार उठाने में किसने सपोर्ट किया, बताया जाता है बोला अमेरिका ने। इसका मतलब क्या हुआ कि अरब स्प्रिंग या जिसको चमेली क्रांति भी बोला जाता है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो जैस्मिन रेवोल्यूशन, राइट, अगर ये बोलो आप, तो इसमें एक पॉइंट क्या आता है, बोला अमेरिका का इसमें इन्वॉल्वमेंट सीधा था। अमेरिका चाहता था कि अरब वर्ल्ड में जो भी वहाँ पर टायरनिस्ट या फिर कह सकते हो तानाशाह रूलर्स हैं उनको हटाओ
और बोले लोकतंत्र और मानव अधिकार के आधार पर कानून लेकर के आओ, उसी को अरब स्प्रिंग बोला गया। फिर है ऑपरेशन ओडिसी डॉन, ये लीबिया में गद्दाफी को हटाने के लिए, मुअम्मर गद्दाफी, ये कर्नल था फिर प्रेसिडेंट बन गया था वहां पर, उसको हटाने के लिए ऑपरेशन ओडिसी डॉन रन करवाया गया। इसमें भी अगेन अमेरिका का ही इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है। फिर अमेरिका ने हेजेमनी अपनी कहाँ एक्सरसाइज की, ऑपरेशन कायला, ये 26 अक्टूबर 2019 को होता है। अमेरिकन डेल्टा फोर्स द्वारा आईएसआई चीफ अबू बकर अल बगदादी को मारा गया ऑपरेशन कायला के अंतर्गत। कायला मूलर, ये बेसिकली यूएसए की मानवाधिकार कार्यकर्ता जिसको सीरिया में आईएसआई के द्वारा मार दिया गया था। कहने का मतलब आईएसआईएस आपको पता ही है, ठीक है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, वहां पर जो कुछ भी एट्रोसिटीज की जा रही थी इनके द्वारा, एक समय ऐसा था जब इराक और सीरिया में इन्होंने बहुत पकड़ बना ली, पर वो लड़ाई लगातार चलती रही, इनको सप्रेस किया गया, इनको दबाया गया, इनको कुचल दिया गया। इनका लीडर था अबू बकर अल बगदादी, उस बगदादी को तो मार दिया गया था ऑपरेशन कायला में। और ये कायला नाम क्यों दिया गया, क्योंकि उस टाइम पर इस ऑपरेशन मतलब ये जो आईएसआईएस के द्वारा जो कुछ भी मारकाट की जा रही थी ना इराक और सीरिया में, उसको कवर करने के लिए एक अमेरिकन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, मानवाधिकार कार्यकर्ता, जिसका नाम क्या था, यहां पर देख सकते हो कायला मूलर, तो उसको वहां पर आईएसआईएस वालों ने पकड़ के मार दिया था। तो उसको ट्रिब्यूट देने के लिए इस ऑपरेशन का नाम ही क्या रख दिया, ऑपरेशन कायला, कि आईएसआईएस ने कायला मूलर को मारा, तो बोला आईएसआईएस के चीफ को मारने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम भी क्या रखा गया, ऑपरेशन कायला, ठीक है जी। ऑपरेशन रिस्टोर होप, ये देखो आप, ये सोमालिया में गृह युद्ध होता है, तो उस गृह युद्ध की वजह से जो भी लोग पीड़ा में रहे, भूखे लोग थे, उनकी सहायता के लिए यूएसए ने 1992 में रन किया। ये कहने का मतलब ये है कि इन सारे ऑपरेशन, सारे जो भी काम किए गए यूएसए के द्वारा, ये सारे थे हार्ड पावर प्रभुत्व की बात है ना, जहां पर यूएसए ने अपनी मिलिट्री पावर का यूज किया और अपना दबदबा बनाने की कोशिश की। अब हम बात करते हैं आर्थिक वर्चस्व कैसे। देखो विश्व में जो जिस तरीके से हम पूरी जीडीपी की बात करें उसमें अमेरिका का कंट्रीब्यूशन है 28%। तो पहली चीज तो ये साबित होती है कि वर्ल्ड में जितना 100 रुपए का काम अगर होता है तो 28 रुपए का काम तो अमेरिका की वजह से हो रहा है। दूसरा, ब्रेटन वुड संस्थाएं जिसमें वर्ल्ड बैंक प्लस आईएमएफ ये दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। दोनों जगह पे वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका जैसे कंट्रीज की पकड़ रहती है। फिर आगे देखो, चीन को संतुलित करने हेतु भारत को आज अमेरिका बढ़ावा दे रहा है। आज आपको पता ही है कि चाइना वैसे तो अमेरिका के सपोर्ट से ही इतना उभर के आया है, पर आज चीन सीधी नजर मिला करके बोलता है। चीन एक इकोनॉमिक पावर तो बन चुका है, इकोनॉमिक पावर तो चीन बन चुका है, अब मिलिट्री पावर बनना चाहता है, उस पर काम चल रहा है। अब चीन को कंटेन करने के लिए अगर दुनिया में कोई रिलायबल पार्टनर दिखता है यूएसए को, तो वो है इंडिया। जैसे कि अभी लेटेस्ट ही अगर देखें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की यूएसए विजिट, और वहां पर बहुत सारे डिफेंस डील्स होती हैं जिनमें फाइटर जेट इंजन प्रोवाइड करना, वो सारे काम जो है इंक्लूडेड है। तो कुल मिलाकर के अमेरिका अपने पैसे के दम पर भी अपनी पावर एक्सरसाइज करता है, अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। आज आप यहां पर देख सकते हो कि वर्ल्ड इकोनॉमी में अमेरिका का क्या पोजीशन है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की साइज आप देखो 21.43 ट्रिलियन डॉलर, इसका मतलब वर्ल्ड की टोटल जीडीपी का 24.42% तो केवल अमेरिका है। फिर आता है दूसरे नंबर पे चाइना, आप देख सकते हो कितना 14.34 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, 16.34% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। फिर इसके बाद में आते हैं आपके जापान की बात कर लो, जर्मनी की बात कर लो, जापान यहाँ पे, फिर आप बात कर सकते हो जर्मनी की, ठीक है, 4 हो गए। और 5वें नंबर पे फिर बात है इंडिया, ठीक है। अभी की पोजीशन ये है, ठीक है। फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड चाइना, थर्ड आपका हो गया जापान, फोर्थ है जर्मनी, फिफ्थ है इंडिया। अब ये बताया जा रहा है लेटेस्ट अगर मैं बताऊं कि जर्मनी है वो रिसेशन में जा चुका है, मंदी में घुस चुका है। इस वजह से हो सकता है कि इंडिया आने वाले कुछ समय में 5-7 महीने 1 साल में जर्मनी को क्रॉस करके नंबर 4 पे आ जाएगा।
एब्सोल्यूट टर्म्स की हम बात करें, एब्सोल्यूट का मतलब इकोनॉमी का साइज क्या है, एक साल में कितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उसके हिसाब से। पर मेन ध्यान दो आप यहां पे, ये यूएसए, इस तरीके से यूएसए की इकोनॉमी बहुत बड़ी है। फिर ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, मैंने आपको बता दिया, अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व को साबित करने वाले ऐसे इंस्टीट्यूशन है। इसमें आप देखो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये दो आ जाते हैं। पर एक स्कॉलर है जिनका नाम है एंड्रयू हेवुड, उनका ये मानना है कि जो गैट है, गैट मतलब आज के टाइम पे जो डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूटीओ से पहले 1995 तक गैट नाम से एक इंस्टीट्यूशन रन होता था जिसका नाम क्या है, प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी समझौता, जिसका गैट का अगर ट्रांसलेशन इंग्लिश में लो तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। गैट ये गुड्स को डील करता था, ठीक है, माल की आवाजाही। और 1995 के बाद में सर्विसेज की बात भी होने लग गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जिनकी बात होने लग गई, तो वही गैट फिर अपग्रेड होकर के क्या हो जाता है, डब्ल्यूटीओ। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि एंड्रयू हेवुड ने तो यहां तक कह दिया कि बोले आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन नहीं है, बोले इसमें एक नाम और ऐड कर दो, क्या, बोले गैट। क्योंकि ये तीनों इंस्टीट्यूशन पे पकड़ किसकी है, बोले यूएसए की, इसकी पकड़ रहती है। तो बोले इस इंस्टीट्यूशन को क्यों छोड़ रहे हो, इसको भी ले लो फिर साथ में। बट जब आपसे पूछा जाए कि ब्रेटन वुड्स संस्थान कौन से हैं, तो आपको दो ही आंसर देने हैं, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, ये ध्यान रख लोगे आप। और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के अलावा डब्ल्यूटीओ को इंक्लूड करते हैं कौन, एंड्रयू हेवुड, ये आप ध्यान रख लोगे। डब्ल्यूटीओ की स्टैब्लिशमेंट होती है 1995 में, उसके पहले कौन सी इंस्टीट्यूशन रन होती है, गैट, गैट की जगह लेता है डब्ल्यूटीओ। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और वर्ल्ड बैंक की अगर बात आए तो वो है आईबीआरडी। आईबीआरडी इसका मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये बेसिकली कब डेवलप हुआ था, अगेन वही मार्शल प्लान, आपको पता है मार्शल प्लान क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भी डैमेज हुआ था यूरोप में, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए यूएसए के द्वारा दिया हुआ एक सपोर्ट, राइट। तो आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक है। तो वर्ल्ड बैंक की अगर बात आए तो दो इंस्टीट्यूशन आते हैं, एक तो आईबीआरडी, एक है आईडीए, आगे बताऊंगा मैं। ये दोनों मिलकर के तो बन जाते हैं वर्ल्ड बैंक। और अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक समूह है, तो फिर ये टोटल 3 इंस्टीट्यूशन और ऐड हो जाते हैं, टोटल 5 इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो मिलकर के बनाते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। मैं फिर से बताऊंगा, आगे चलेंगे तब। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की अगर बात करें तो यह आधिकारिक रूप से 27 दिसंबर 1945 को अस्तित्व में आया। वर्तमान में इसके 190 देश हैं, वो सदस्य हैं। इसका प्रबंधन निदेशक हमेशा यूरोपियन देश से ही होता है, ये बड़ी काम की बात है। आईएमएफ को जो भी डायरेक्टर जनरल मिलता है वो हमेशा यूरोपियन कंट्रीज से होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। जबकि विश्व बैंक का अगर कोई मुखिया होगा तो वो कहां से आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसका मतलब ये वेस्टर्न कंट्रीज का एक एग्रीमेंट है, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। क्या कि आईएमएफ को लीड कौन करेगा, बोले यूरोपियन बंदा ही होगा और कोई नहीं हो सकता। और वर्ल्ड बैंक को क्या, और यूएसए को राजी करने के लिए क्या कर दिया गया कि यूएसए जो है, वर्ल्ड बैंक का लीडर कौन होगा, हर बार एक यूएसए का ही नागरिक होगा, वहीं का सिटीजन होगा। तो ये चीज क्लियर है। बैंक और आईएमएफ, इनमें आपको पता है ज्यादातर जो लेन देन होता है, वैसे तो सीधी बात है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस। अब यूएसए ने कंट्रीब्यूशन ही इतना कर दिया, अपने डॉलर से इतना दे देता है यूएसए, तो वहां पर पकड़ भी यूएसए की बहुत ज्यादा है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप देखोगे कि जो एक्सचेंज रेट होती है ना, कि भाई कोई भी करेंसी का क्या लेन देन रहेगा, इंटरनेशनल ट्रेड जो होगा उसको किस करेंसी में आप तोलोगे, मेजर करोगे, तो वो चीजें कहीं ना कहीं यहां पर क्लियर होती हैं कि अमेरिका का जो डॉलर है ना, वो ज्यादातर जगहों पर यूज होता है एक रेफरेंस करेंसी के तौर पे, रेफरेंस मुद्रा के तौर पे भी, संदर्भित मुद्रा के तौर पे भी काम में लिया जाता है डॉलर को। तो स्थिर विनिमय दरों को बनाए रखने के लिए सभी मुद्राओं को स्थिरता लाने के उद्देश्य से उनका मूल्य अमेरिकी डॉलर सभी के लिए मुद्रा सहारा, दैट मीन्स करेंसी एंकर के रूप में कार्य करने लगा। इसका मतलब अमेरिका ने अपने डॉलर की रेलेवेंस इतनी बढ़ा दी कि अमेरिका की आर्थिक जो एक रेलेवेंस थी, हेजेमनी थी, इकोनॉमिक हेजेमनी, वो भी बन गई। वही तो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, आर्थिक वर्चस्व। वो चीज यहां से क्लियर होती है। आज भी हम अमेरिकन डॉलर्स में ही बात करते हैं जब भी इंटरनेशनल ट्रेड गिरने की बात होती है, तो अमेरिका की पकड़ ही है। एक कंट्री की करेंसी इतनी ज्यादा, जबकि हमारा रुपया
अब कोशिश कर रहा है नो डाउट, पर फिर भी उस लेवल तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी। और वही चीज है अमेरिका का प्रभुत्व। इसने अमेरिका की स्थिति सौम्य वर्चस्व दैट मींस बेनाइन हेजेमनी और वर्चस्वपूर्ण परोपकारिता दैट मींस हेजेमनिक बेनेवलेंस के रूप में पेश की। सौम्य हेजेमनी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? लॉरेंस एच समर्स ने। कहने का मतलब अमेरिका के डॉलर की मांग, डॉलर की जो एक रेलेवेंस है वो इतनी बढ़ गई जो कि बाकियों के कंपैरिजन में अमेरिका को कहीं ऊपर लेके गया, और डॉलर से लेन देन करने में लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं हुई। इसलिए अमेरिका की हेजेमनी कैसी रही? बड़ी स्मूथ रही। इसलिए क्या बोल दिया इसको? सौम्य वर्चस्व। सौम्य वर्चस्व दैट मींस बेनाइन हेजेमनी, किसी को नुकसान ना देने वाली हेजेमनी है ये। अगर आप डॉलर में ट्रेड करते हो, डॉलर में लेन देन करते हो, तो इससे किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? राइट। तो इस तरीके से यूएसए की बात भी चल रही है, डॉलर भी चल रहा है, किसी को नुकसान भी नहीं है। क्या नाम दे दिया? बेनाइन हेजेमनी। और बेनाइन हेजेमनी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? लॉरेंस एच समर्स ने। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर देखोगे तो हमारे सामने आता है ढांचागत शक्ति के अर्थ में वर्चस्व। दैट मींस स्ट्रक्चरल फॉर्म में अगर देखा जाए तो यूएसए का किस तरीके से हेजेमनी स्टैब्लिश होता है। सबसे पहली चीज तो यहां पर आती है हायर एजुकेशन, कि किस तरीके से हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आज यूएसए को हम फॉलो करते हैं। आज हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज की जाती है इंडिया में, तो हम क्या देखते हैं कि वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, टॉप 100 दैट हायर एजुकेशन रैंकिंग वाला हो, या क्वैकरली सिमॉन्स क्यूएस रैंकिंग आती है इंटरनेशनल रैंकिंग की, उसमें आप देखो यूएसए की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो टॉप 10 में हमेशा बनी रहती हैं। हार्वर्ड, कैलिफोर्निया, ये यूनिवर्सिटी, एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनका नाम बड़ा चलता है, उन्हीं को हम फॉलो करते हैं। तो हायर एजुकेशन में पकड़ है अमेरिका की। वैज्ञानिक अनुसंधान आज देखो, जो भी इनोवेशन कुछ भी हो रहे हैं अमेरिका में है। इंटरनेट का प्रयोग, इंटरनेट की फैसिलिटी आज मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, सारा का सारा वहीं से। एमबीए की डिग्री, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये यूएसए की देन। इसके अलावा सांस्कृतिक वर्चस्व में हम देख सकते हैं कि विकासशील और अविकसित देशों में अमेरिकी संस्कृति के मॉडल अपनाए जा रहे हैं। जनसंचार के माध्यम से एक सहमति निर्मित हो रही है। जैसे आज हम फेसबुक, ट्विटर, गूगल, कुछ भी आज यूज करो, ये सारे के सारे ओरिजिन कहाँ से हैं? कहाँ का दिमाग है? हॉलीवुड। ठीक है, अभी लेटेस्ट मूवी है आदि पुरुष, क्या हाल है? एनिमेशन यूज किया है, ठीक है, वीएफएक्स आपने इफेक्ट यूज किया है वहां पे, वो सारे के सारे क्या है? यहीं से ओरिजिनेटेड है। मतलब एक तरीके से सांस्कृतिक तौर पर भी असर पड़ रहा है। मैकडोनल्डाइजेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से हमारी कल्चर में अमेरिकन कल्चर धीरे धीरे मिक्स होती चली जा रही है। कोका कोला जैसी जो ड्रिंक्स हैं उनको हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये हो गया। तो अभी तक हमने देख लिया कि अमेरिका ने किस तरीके से अपने वर्चस्व या अपना प्रभुत्व स्थापित किया। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका का वर्चस्व जो 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में बना था वो कंटिन्यू है, या उसको कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? तो आंसर है चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे? अमेरिकन प्रभुत्व को आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आंतरिक चुनौतियों में एक तो है वहां का इंस्टीट्यूशनल सेटअप, जिसको हम बोल सकते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। दूसरा है वहां के उन्मुक्त और स्वतंत्र समाज की व्यवस्था, और तीसरा है प्रेस की स्वतंत्रता, और फिर उसमें इंक्लूड हो जाता है नेटो के जो साथी देश लोग हैं उनके द्वारा दबाव। एक एक चीज को यहीं समझ लेंगे, फिर उसके बाद आगे की जो स्लाइड्स हैं उनमें भी ये चीजें रिपीट होंगी, तो आप वहां पे क्लियर हो पाओगे। सबसे पहली चीज, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। आपको पता है कि लोकतंत्र की व्यवस्था अगर हमें चलानी है तो यह सिद्धांत जरूरी है, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करती है, एक दूसरे का एक बैलेंस बना करके रखती है। पर जो भी हमने एक्शंस देखे, जितने भी अमेरिका ने ऑपरेशंस रन कराए, वो कैसे ऑपरेशंस थे? वो सारे के सारे ऑपरेशन थे एग्जीक्यूटिव के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा दिए हुए डिसीजन। अब आप देखोगे कि किसी राष्ट्रपति ने कोई डिसीजन लिया, इसका मतलब वो एक तरीके से कार्यपालिका का डिसीजन है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, और उस एग्जीक्यूटिव डिसीजन को ऐसे ही थोड़े ना छोड़ेंगे। वहां की जुडिशरी और वहां की लेजिस्लेचर, कांग्रेस और वहां की न्यायपालिका, दोनों टांग खींचना शुरू कि तुम लोग ऐसे कैसे एक्शन ले रहे हो, घर में तो ये प्रॉब्लम हो रही है, तुम बाहर जाके लड़ाइयाँ करते हो, ठीक है, बोले तुम लोग वहां पर
ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हो, हम दूसरे देशों को ज्ञान देते हैं कि हाँ भाई आप लड़ो मत, या फिर आपके देशों में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, बोला आप क्यों करते हो बाहर जाके। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर ने एग्जीक्यूटिव एक्शंस पे लगाम लगाई। इसका मतलब अमेरिकन हेजेमनी, अमेरिका जहां जहां पावर एक्सरसाइज करना चाह रहा था वहां पर ये एक चैलेंज था उसके लिए कि खुद के देश का जो सिस्टम है, इंस्टीट्यूशन है, उनको कैसे जवाब दिया जाए, है ना। दूसरा पॉइंट आता है कि वहां के लोग, भाई सीधी बात है कि अगर टेररिज्म प्रमोट करने वाले कुछ लोग हैं तो उन कुछ लोगों को आप चूज करो और उनको पनिश करो। आप पूरे देश पर अटैक कर रहे हो, पूरे देशों पर जाकर के देश को बर्बाद कर रहे हो, तो वो चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। भाई सीधी बात है, ओसामा बिन लादेन और अलकायदा इन्होंने मिलकर के 9/11 अटैक अगर कंडक्ट कराया तो उस केस में आपने अफगानिस्तान को पूरे को रगड़ दिया। तो बोले ये चीजें कहीं ना कहीं वहां के लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। और ये चीज तो आपको पता है कि जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश हुआ था तो जॉर्ज H.W. बुश, उन्होंने ये कहा कि नई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट हो गया, अमेरिका सुपर पावर बन गया, वो सारी चीजें कह दी। पर फिर 1993 के जो इलेक्शन, 1992-93 के इलेक्शंस होते हैं, उन इलेक्शंस में क्यों हार होती है फिर जॉर्ज H.W. बुश की, और बिल क्लिंटन क्यों प्रेसिडेंट बन गए? वो इसीलिए तो बने ना कि वहां के लोग जो थे वो कहीं ना कहीं सवाल पूछते हैं कि जी आपने लोकल इश्यूज पे क्या किया, दुनिया में तो बहुत कुछ करके आ गए, यहां क्या किया, हार गए वो। तो लोगों की अवेयरनेस भी कहीं ना कहीं अमेरिकन हेजेमनी के लिए चैलेंज थी। और तीसरी चीज आ जाती है वहां की फ्रीडम ऑफ प्रेस। इसका मतलब कि वहां के जो न्यूज चैनल्स हैं, वहां की जो मीडिया हाउसेज हैं, वो इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट को एकदम क्रिटिसाइज करती हैं। और ये तो देखो आपको पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट फीचर ही यही निकल के आया था। नेपोलियन ने जो अपना कोड दिया था उसमें ये भी पॉइंट था, ठीक है। लोगों ने जो लिबरलिज्म की जो डिमांड होने लगी थी उसमें यही डिमांड थी कि भाई फ्रीडम ऑफ प्रेस तो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार के कच्चे चिट्टे खोलेगा कौन? बोला मीडिया, तो मीडिया को स्वतंत्रता दो। तो वो पॉइंट आ गया। तो वहां की मीडिया और फिर नेटो देश अमेरिका को ये कहने लग गए यार तू लड़ाई तो तू वहां पे शुरू कर देता है और उतार देता है हमें, क्योंकि नेटो का तो एक ही प्रिंसिपल है ना कि किसी एक पर अटैक हुआ तो सब लोग मिलकर लड़ोगे। अब वहां पर अमेरिका खुद ही लड़ने पहुंच गया तो बाकियों को मजबूरन वहां पे साथ देना पड़ गया। तो नेटो देश भी कहीं ना कहीं अमेरिका पे दबाव बनाते हैं कि भाई तू क्यों लड़ने जाता है, क्या जरूरत पड़ रही है वहां लड़ने की। पहुंच जाता तो उनको पीछे पीछे उनको भी लगना पड़ता है, पर वो दबाव तो बनाते ही है ना कि भाई यूनिलैटरल एक्शन मत ले, खुद से अपने मनमानी कुछ भी मत कर। ये हो गया। तो ये आंतरिक चुनौतियां थी। ये नेटो वाला बाह्य चुनौतियों में भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ये आंतरिक में क्यों लिखा है इसको? क्योंकि नेटो के जो कंट्रीज हैं वो दोस्त हैं। अब दोस्त को कौन खोना चाहेगा, ठीक है। तो दोस्त अगर दबाव बनाएगा तो आपको फिर मानना पड़ता है, तो वो वाली चीज है। बाह्य चुनौतियों की बात करें अमेरिकन वर्चस्व के सामने, आप देखो ऑल्टरनेटिव सेंटर्स डेवलप हुए, मतलब यूएसए के अलावा भी चैलेंज करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं तैयार हुई, जैसे कि यूरोप में ग्रुपिंग हुई, यूरोपियन यूनियन का बनना, रूस चीन का सैन्य और आर्थिक शक्ति के रूप में उभार आना। आज भारत रूस चीन त्रिकोण, ब्रिक्स की बात कर लो, नेम की बात कर लो, वैश्विक आतंकवाद, संघाई सहयोग संगठन SCO जिसमें चाइना और इंडिया रशिया तीनों हैं, इसके अलावा विश्व सामाजिक मंच, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, खाद्यान्न संकट, मानवाधिकार और लोकतंत्र और कोरोना। ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका के वर्चस्व पे सवाल उठे कि भाई तेरी जो हेजेमनी है वो अब रुक रही है या कम हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपनी इमरजेंस दिखा रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि अभी तक केवल इनमें से रूस ने डायरेक्टली तो लड़ाई की नहीं है, चीन है वो अब आंखें दिखा के बात तो कर रहा है, पर डायरेक्ट अभी भी चैलेंज नहीं करना चाहता है यूएस को मिलिट्रीली, क्योंकि चाइना एक स्ट्रेंथ बनी है तो वो यूएस के सपोर्ट की वजह से ही बनी है, ठीक है। तो इस केस में यहां पर पॉइंट ये आता है कि अमेरिका के वर्चस्व के समक्ष चुनौतियां क्या हैं। तो आंतरिक और बाह्य चुनौतियां दो कैटेगरी में हम इनको डिवाइड करके देख सकते हैं, और वही चीज यहां पे आपको बताई जा रही है। एक स्कॉलर है, नाम है फरीद जकारिया, उन्होंने अपनी बुक का नाम है पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड, 2008 में ये बुक लिखी थी। इस बुक में उन्होंने कहा कि आज विकासशील देश भी शक्ति के केंद्र बन रहे हैं, अर्थात विश्व बहुध्रुवीय बनता चला जा रहा है। दैट मीन्स मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। तो याद रख लेना फरीद जकारिया उनकी बुक का नाम और उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया वो। अगेन अमेरिका के वर्चस्व का अंत, और अगर वर्चस्व का अंत नहीं होता तो उसको कैसे निपटाया जाए, मैनेज कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो अमेरिका की अंदरूनी कमजोरियों को समझना होगा
क्योंकि संस्थागत बनावट, क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी है प्रॉपर, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पे काम चलता है वहां पर, वहां की विधायिका, वहां की न्यायपालिका, कार्यपालिका के ऊपर लगाम लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है वहां के, कार्यपालिका, दैट मीन्स राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं कांग्रेस में, वहां की पार्लियामेंट में, विधायिका में, और वहां की जुडिशरी भी सवाल उठाती है कि भाई आप इस तरीके से कैसे कोई एक्शन ले सकते हो यूनिलैटरली, आपके पास क्या आर्ग्यूमेंट है, लोगों के टैक्स के दिए हुए पैसे को ऐसे कैसे यूज कर सकते हो। तो आंतरिक तौर पर यूएसए के लिए चैलेंज है कि नहीं। इसके अलावा वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान जैसे जगहों पर अमेरिका अगर एंटर होता भी है तो वहां के लोगों को भी मारता है, निर्दोष लोगों को भी मारता है। कुछ दोषियों को मारने के चक्कर में निर्दोषों को भी मार दिया, तो ऐसे में मानव अधिकार के भी मामले उठते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और नेटो के जो मेंबर्स हैं वो यूएसए को कहते ही हैं कि भाई तू तेरी लिमिट में कर यार, जो कुछ भी करना है, तेरे चक्कर में हमें भी युद्ध करना पड़ता है और हमारा भी नाम खराब होता है। तो ये चीजें तो हो गई कि अंदरूनी कमजोरियां क्या थी यूएसए की या क्या हैं। बाह्य प्रयास कैसे, आप देखो सैन्य चुनौती तो देखो असंभव है। अब हम ये कहें कि सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे चाइना है या फिर दूसरी जो नई पावर इमर्ज होकर आ रही हैं भारत जैसी, इकट्ठी हो जाओ और अटैक कर दो, तो देखो अमेरिका का डिफेंस बजट हमने देख लिया कि दुनिया में अगर टॉप 11 डिफेंस बजट्स की बात करें तो यूएसए का अकेले का इतना डिफेंस बजट है जितना कि नेक्स्ट 10 जनों का भी नहीं है। ठीक है, तो डिफेंस बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई चैलेंज कर नहीं सकता है। फिर बात आती है दूसरा तरीका, तो एक थ्योरी आती है बैंड वैगन थ्योरी। बैंड वैगन थ्योरी में एक सिस्टम जो रन होता है उसमें सिस्टम मैकेनिज्म क्या है कि चुनौती मत दो, अमेरिका की हेजेमनी को चैलेंज मत करो, चैलेंज की बजाय उसका फायदा उठाओ। और ये चाइना ने किया, यूएसए की नाक के नीचे अपना डेवलपमेंट किया। वो बात सही है कि यूएसए ने यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए चाइना को सपोर्ट किया, और डेंग जियाओपिंग की जो पॉलिसी थी ओपन डोर पॉलिसी, उसने चाइना को बहुत स्ट्रांग भी बनाया। पर चाइना ने यूएसए को कभी डायरेक्ट चैलेंज नहीं किया। अब डायरेक्टली चैलेंज करने का जब नाम आता है तो यूएसए को डायरेक्ट चैलेंज नहीं कर रहा है, ताइवान का नाम लेकर के, कहीं दूसरी जगह पे एग्रेशन दिखा करके। और यूएसए के साथ में यूएसए भी चाहता है कि चाइना के साथ रिश्ते ना बिगड़े, और दोनों मिलकर के G2 करके ग्रुप बनाने की बात करते हैं कि अपन दोनों साथ बैठेंगे, मिलेंगे और पार्टी करेंगे बढ़िया। तो वो जो G2 वाला ग्रुपिंग है वो क्या शो करता है कि चाइना भी यूएसए को चैलेंज नहीं करना चाहता, यूएस भी चाइना की सिग्निफिकेंस अभी समझता है। और इसी वजह से अभी आप देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो विजिट हुई है, इसमें कहीं ना कहीं मेन पॉइंट ये भी है कि यूएसए डीकपल करना चाहता है, और ये G7 की मीटिंग में बोला भी गया है। अभी लेटेस्ट जो G7 मीटिंग हुई वो कहां हुई है 2023 में। G7 वर्ल्ड के जो टॉप 7 इकोनॉमीज की ग्रुपिंग है, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनका ग्रुप है। ओके, तो उनकी मीटिंग होती है जापान के हिरोशिमा में, और वहां पर ये बात आई, बोला हमें डीकपल करना होगा। डीकपल का मतलब कि बोला चाइना पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, चाइना से हमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग को ख़त्म करना होगा, उस पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना होगा, ख़त्म करना होगा हमें। ठीक है, तो उस केस में अब इंडिया का वहाँ पर विजिट करना, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इंडिया के साथ में एंगेजमेंट करना, जिसमें डिफेंस डील्स होती हैं कि हाँ जी यूएस है वो अपने फाइटर जेट इंजन हैं वो डेवलप करने के लिए हेल्प देगा, ट्रांसफर करेगा टेक्नोलॉजी, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बैंड वैगन थ्योरी चाइना ने अपनाई, जिसमें वर्चस्व को चुनौती देने की बजाय उसका फायदा उठाओ कि हाँ माए बाप आप तो बहुत बढ़िया हो, आप हमारी सहायता करो, इस तरीके से काम करना। ये कॉन्सेप्ट जो था वो रेंडल स्क्लेवर ने दिया था। फिर छुपा लेना, ये कॉन्सेप्ट छुपा लेना मतलब हिडन थ्योरी। हिडन थ्योरी में क्या है कि यूरोपियन यूनियन, चाइना, रूस ये राइज हुए, इन्होंने यूएसए को सीधा चैलेंज नहीं किया और सीधा से थोड़ा थोड़ा करते 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 एक स्ट्रांग पावर के तौर पे इमर्ज होकर के आए। पर सच बात यह है कि क्या यूएसए की जासूसी इतनी कमजोर है कि इनको पता ही नहीं पड़ेगी? पता पड़ जाती है। आर्थिक क्षेत्र में चुनौती, यूरोपियन यूनियन, जापान, चीन और आसियान ये ऐसे हैं, ऐसे ग्रुप्स और मतलब राइज हुए जिन्होंने यूएसए को चैलेंज करने के लिए, यूएसए की इकोनॉमिक हेजेमनी को एक तरीके से टैकल करने के लिए एक ऑल्टरनेट दिया कि हम भी कहीं ना कहीं साथ मिलकर काम कर सकते हैं। क्या केवल यूएसए पे बेस्ड काम हो सकता है? अच्छा, यहां पर एक पॉइंट और मैं डालना चाहूंगा कि अभी बातें चलती हैं डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या हो गया कि आप यहां पर यूएसए की
करेंसी के आधार पर इंटरनेशनल जो भी ट्रेड एक्सचेंज करते हो, जो भी व्यापार करते हो, वो सारा डॉलर में करते हो। तो बोले डॉलर को हटाओ ना यार, यूएसए में पॉलिसी चेंज हो रही है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे महंगाई पे, ये इंटरेस्ट रेट पे फर्क पड़ रहा है, तो बोलो इसको डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करो, रुपए में ट्रेड कर लो। इंडिया ये कहता है, चाइना ये कहता है कि हमारी करेंसी में ट्रेड कर लो, पर वो इतना आसान नहीं है, पर फिर भी कोशिश की जाती है, डी डॉलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें। इसके अलावा सांस्कृतिक क्षेत्र में भी यूएसए को चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि दो तरीके से एक कंट्री अपना वर्चस्व बना सकती है, एक सिस्टम अपना वर्चस्व बना सकते हैं। एक तो हार्ड पावर मिलिट्री वाला, एक स्ट्रक्चरल पावर जिसमें अगेन हार्ड पावर में जा सकते हो, और एक आपकी आती है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का मतलब आपकी संस्कृति, आपका जो वही है भाषा, भेष, वो सारी जो चीजें होती हैं, उन चीजों से आप लोगों को इंस्पायर करो, इन्फ्लुएंस करो कि हमारी संस्कृति किसी के लिए खतरा साबित नहीं हो सकती, तो वो ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेंगे। तो वो चीजें कहीं ना कहीं की जा सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यूएसए के वर्चस्व का जो अंत है वो कैसे हो रहा है, जिसमें आंतरिक और बाहरी दोनों चीजें हमने देख ली, और इसका वर्चस्व अगर चलता भी रहे तो उसको मैनेज कैसे किया गया है, अलग अलग अप्रोचेज हमने यहां पे देख ली। आगे अगर बात करें तो वर्ल्ड के लिए ये कह दिया गया कि यूएसए की हेजेमनी है, वो वर्चस्व है, वो कम हो रही है, और दुनिया है वो मतलब यूनिपोलर की बजाय मल्टीपोलर हो रही है। फरीद जकारिया की बुक, ये बात हमने प्रीवियस स्लाइड पे ऑलरेडी देख ली। पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड, इंडिया चाइना भविष्य की शक्ति होंगे और विश्व व्यवस्था में एशिया का उदय, इसके बारे में इन्होंने कहा कि बोले अब यूएसए डिक्लाइन करेगा और इसके अलावा चाइना और इंडिया है वो राइज करेंगे, और ये 21st सेंचुरी जो है वो एशिया की सेंचुरी है, ये बातें इन्होंने बोली। इनके अलावा पॉल केनेडी और नील फर्ग्यूसन, पाश्चात्य पतन की संकल्पना इन्होंने दी। यूएसए वर्चस्व के चक्कर में अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया जैसे देशों में जाकर के अटैक करता है, अटैक करके वहां पे उलझ जाता है, उलझ करके अपनी इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है, और उसका फायदा रूस, चीन जैसे देश उठा रहे हैं। एक तरफ यूएसए अपनी दादागिरी को कंटिन्यू करने के लिए, वर्चस्व को कंटिन्यू करने के लिए पैसा खर्च कर रहा है, बर्बाद हो रहा है, और दूसरी तरफ चाइना और रूस जैसे कंट्रीज उस वैक्यूम या उस जगह का फायदा उठा करके पावरफुल बन रहे हैं। तो ये चीजें भी बोली गई कि यूएसए किस तरीके से डिक्लाइन कर रहा है। द राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स, ये एक बुक है जिसको लिखा पॉल कैनेडी ने 1989 में, ठीक है, पॉल कैनेडी, और उसमें इन्होंने ये बात मेंशन की कि बोला अपनी ताकत का सिक्का मनवाने के लिए यूएसए लड़ाइयां लड़ रहा है और लड़ाइयों के चक्कर में बर्बाद हो रहा है, और बर्बादी की वजह से बाकियों को मौका मिल रहा है स्ट्रॉन्ग बनने का। फिर नेक्स्ट स्कॉलर आते हैं कोहेन एंड नाई। इनके द्वारा क्या कहा जाता है, बोलो यूरोपियन यूनियन, आसियान, जापान आदि देश हाई पॉलिटिक्स यानी हार्ड पावर डिप्लोमेसी की बजाय लो पॉलिटिक्स दैट मीन सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी अपनाकर यूएसए के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं, ये बात इन्होंने कह दी। इसके अलावा वॉलरस्टीन, इनके अकॉर्डिंग अगर देखें तो यूएसए जो है वो साम्राज्यवादी संयुक्त राज्य बन गया है। अब आप देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, साम्राज्यवादी संयुक्त राज्य बन गया है। इसका मतलब कि यूएसए अपनी पावर को मनवाने के लिए किसी भी हद तक अपनी हार्ड पावर यूज कर सकता है। वही वर्ल्ड पुलिस का जो टैग मिला कि कहीं पर भी कोई भी इशू हुआ, अपनी मिलिट्री भेज दी वहां पे। तो इस तरीके से बोले साम्राज्यवादी संयुक्त राज्य जो है वो बन गया है अमेरिका, और ये बात किसने कही, वॉलरस्टीन ने। अतः इन सैनिक हस्तक्षेपों की वजह से इसका पतन निश्चित है। किसका, यूएसए के वर्चस्व का। आगे बात करें क्रिस्टोफर लेने, इनका क्या कहना है, यूनिपोलर इल्यूजन, व्हाई न्यू ग्रेट पावर्स विल राइज। ये इनका एक लेख आता है, ठीक है, यूनिपोलर इल्यूजन, व्हाई न्यू ग्रेट पावर्स विल राइज। इस लेख में लेने ने क्या कहा, अपने इस लेख में लिखते हैं कि कोई महाशक्ति जब चरम पर होती है तो उसके दिमाग में एक भ्रम आ जाता है, पर ऐसा होता नहीं है। 200 साल तक आपको पता है पूरी दुनिया पर सबसे ज्यादा जो राज करने वाला देश था वो था ब्रिटेन, पर क्या आज ब्रिटेन महाशक्ति है, नहीं। तो बोला अमेरिका कैसे रह सकता है फिर लंबे समय तक। इसका मतलब ये कि आज अगर अमेरिका हेजेमनी या अपना वर्चस्व बनाने में सफल है तो ये वर्चस्व एक ना एक दिन खत्म होगा,
क्योंकि ब्रिटेन के लिए, जिसके लिए ये कहा जाता था ऐसा साम्राज्य जिसमें कभी सूरज डूबता ही नहीं है, वो साम्राज्य खत्म हो गया, तो बोला अमेरिका क्या है फिर। ठीक है, तो ये बात किसने कही? क्रिस्टोफर ले ने। इनका एक लेख आया यूनिपोलर इल्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो रोनाल्ड रीगन आपको पता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। उनके समय उनके आर्थिक सलाहकार हुआ करते थे फ्रांसिस फुकुयामा। उन्होंने 1989 में जब बर्लिन की दीवार ढा दी गई थी ना, मतलब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को यूनाइट कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था, साम्यवादी और उदारवादी जर्मनी को मिला दिया गया था। उस टाइम पर आप देखो कि इन्होंने एक लेख लिखा था जिसको बोला था द एंड ऑफ हिस्ट्री। कहने का मतलब कि बोले कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म या फिर डेमोक्रेसी, दोनों के बीच में जब कंपटीशन हुआ तो कम्युनिज्म कोलैप्स कर गया, यूएसएसआर बर्बाद हो गया, साम्यवाद बर्बाद हो गया। तो बोला इस केस में डेमोक्रेसी है वो बहुत बढ़िया वैल्यू सिस्टम है, इससे बढ़िया कोई स्टैंडर्ड सिस्टम हो नहीं सकता। कहने का मतलब कि बोले दानव है वो खत्म हो गया, धर्म है उसकी जीत हो गई, इस तरीके की बातें बोली गई। तो एंड ऑफ हिस्ट्री करके इन्होंने एक लेख लिखा। इनका जो कहना था वो ये था कि कैसे भी करके उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। पूंजीवादी विचारधारा को ये प्रमोट करते थे, डेफिनेटली यूएसए के हैं तो प्रमोट तो इन्हीं आइडियाज को करेंगे। और क्या कहा कि यूएसएसआर जिन आइडियोलॉजीज पे चलता था वो सारी खराब है, उनको खत्म हो जाना चाहिए। ये बात इन्होंने अपनी द एंड ऑफ हिस्ट्री वाले में कही और खत्म हो जाना चाहिए। इसी वजह से बोला 1991 में यूएसएसआर हो गया कोलैप्स। तो बोला जो चीज कमजोर थी, खराब थी, वो खत्म हो गई। अब केवल डेमोक्रेसी बच रही है, लिबरलिज्म बच रहा है और कैपिटलिज्म बच रहा है। बोले इसको प्रमोट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा देशों को इसको फॉलो करना चाहिए। ये इतना एफर्ट लगाया इस चीज को प्रमोट करने में फ्रांसिस फुकुयामा ने, जितना एफर्ट जर्मन राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट था उसको प्रमोट करने में हीगल ने लगाया था, और जितना एफर्ट साम्यवाद को प्रमोट करने में मार्क्स ने लगाया था। कि भाई मार्क्स ने भी ये बोला कम्युनिज्म को प्रमोट करो, कम्युनिस्ट आइडिया बहुत ज्यादा प्रमोट किया, साम्यवाद सोशलिज्म के मैनर में काम करने के लिए कि हाँ भाई पूंजीवादी वर्ग है, बुर्जुआ है, वो तुम्हारा खून चूस रहा है, उसको हटाओ। ठीक है, तो वो जो ताकत मार्क्स ने अपने साम्यवाद को प्रमोट करने में लगाई थी, जो हीगल ने जर्मन स्पीकर्स को इकट्ठा करके जर्मन राष्ट्र की बात कही थी, उसमें जो ताकत लगाई थी, एग्जैक्टली वही ताकत यहां पर फ्रांसिस फुकुयामा लगा रहे हैं उदार लोकतांत्रिक और पूंजीवादी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए। पर समय बीतता है जी, समय बीतता है। इस टाइम पे क्या था, यूएसएसआर कोलैप्स कर गया था, तो फ्रांसिस फुकुयामा का माइंडसेट कुछ अलग ही था। अब थोड़ा सा टाइम बीतता है, टाइम बीतने के बाद में देखा जाता है कि बोले यूएसए अकेला तो यार सुपर पावर बन के रह नहीं सकता, क्योंकि कई चैलेंजेस आने लग गए थे। इस टाइम पे अगर मैं बताऊं आपको, ये वो समय था जब लोगों ने या फिर ज्यादातर कंट्रीज ने अपनी इकोनॉमीज को रिफॉर्म किया था, क्योंकि यूएसएसआर का आइडिया सोशलिज्म का पैटर्न बहुत हद तक खत्म हो गया था। सवाल उठने लग गए थे, बोले बर्बाद हो गया, सोशलिज्म को प्रमोट करने वाला मेन लीडर ही बर्बाद हो गया, तो बोला हम कैसे बचेंगे। तो लोगों ने रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए, शॉक थेरेपी वाला मुद्दा उठा वहां पे। ठीक है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन के बाद में इंडिया में एलपीजी पॉलिसी की बात कर लो। इसके अलावा एशियन टाइगर्स के नाम से जो कंट्रीज राइज होते हैं, साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं वो भी अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर पता पड़ता है कि साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं, थाईलैंड, वियतनाम, इनमें एकदम से इकोनॉमिक क्राइसिस आता है। उस परिस्थिति में इंडोनेशिया में महंगाई जबरदस्त बढ़ जाती है उस टाइम पे। तो ऐसे में कैपिटलिज्म के ऊपर भी सवाल उठने लग गए, भाई तुम भी फुल प्रूफ सिस्टम नहीं हो। तो उस टाइम पर आप देखोगे कि फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी बुक्स लिखी। पहली बुक है ट्रस्ट 1995, दूसरी बुक है द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर 2011, तीसरी बुक है पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके 2014। इन सारी पुस्तकों में फ्रांसिस फुकुयामा की एक निराशात्मक परिस्थिति बताई गई है कि किस तरीके से निराश फुकुयामा ने यूएसए को लोबिंग की वजह से वीटोक्रेसी कहा। कैसे कोई भी निर्णय अगर लेना है, अगर कैपिटलिज्म फुल प्रूफ परफेक्ट था, फुकुयामा ने जो बात कही थी बर्लिन दीवार गिरने के बाद में कि भाई एंड ऑफ द हिस्ट्री है, अब तो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी के अलावा कोई बढ़िया ऑप्शन है ही नहीं। तो फ्रांसिस फुकुयामा के सामने ये चैलेंज आ गया कि कैपिटलिज्म इतना अच्छा है तो बाकी इकोनॉमीज कैसे डाउन जा रही हैं भाई, राइट। अब यहां पर आप देखोगे कि
यूएसए में जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो वहां पर ग्रुपिंग हो जाती है, लोबिंग हो जाती है, वहां पर वीटोक्रेसी अप्लाई हो जाती है। कहने का मतलब वीटो पावर का मतलब एक तरीके का नेगेटिव अधिकार होता ही है, नकारात्मक आपका अधिकार होता है, जिसमें हां कहोगे तो ठीक है, पर एक ने भी ना कह दी ना तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा। वीटो का मतलब ये होता है। तो बोला यूएसए में डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है, डेमोक्रेसी में वीटोक्रेसी ज्यादा हो रही है, लोग प्रेशर बना करके सरकार को डिसीजन लेने से रोक रहे हैं। और साथ में यह भी कहा कि बोला सबसे ज्यादा बढ़िया अगर कोई सिस्टम है तो बोला वो है इंक्लूसिव जो डेवलपमेंटल मॉडल है, कहां का, फिनलैंड का, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं सर्वसमावेशी विकास। बोला फिनलैंड जो है वो रोल मॉडल है, बोले पूरी दुनिया के लिए, कि जहां पर सोशलिज्म भी है, जहां पर कैपिटलिज्म भी है, जहां पर हर तरीके से इंक्लूसिविटी को, समावेश को बढ़ावा दिया जाता है। बोला इससे बढ़िया और कोई तरीका यहां पर हमें दिखाई नहीं देता। तो कहने का मतलब जो फ्रांसीसी फुकुयामा 1990s के टाइम पे ये बोलते थे कि उदार लोकतांत्रिक और पूंजीवादी व्यवस्था से बढ़िया कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती, उन्होंने क्या बोल दिया कि फिनलैंड का जो कॉन्सेप्ट है, फिनलैंड में जो मॉडल चलता है सर्वसमावेशी विकास, ठीक है, बोलो ये रोल मॉडल है आज के टाइम पर। ठीक है, फिर आगे अगर बात करें तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें यूएसए ने भी अपनी तरफ से एक पहल दिखाई कि कैसे भी करके हार्ड पावर के तौर पे यूएसए और कंटिन्यू ना करे और एक सेटलमेंट बना रहे। तो ऐसे में कुछ एग्रीमेंट्स की यहां पर हम बात कर रहे हैं, कुछ ट्रीटीज की हम बात कर रहे हैं, जिनको हम बोलेंगे निशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण से संबंधित समझौते। सबसे पहला है पीटीबीटी, जिसका फुल फॉर्म हो गया पार्शियल टेस्टमेंट ट्रीटी, ये 1963 में मॉस्को में साइन होता है। इसमें एक टारगेट था कि जो परमाणु परीक्षण किए जाते हैं उन पे कंट्रोल किया जाएगा, आंशिक कंट्रोल, ठीक है, पार्शियल कंट्रोल। ये ट्रीटी 10 अक्टूबर 1963 को प्रभाव में आती है। इस ट्रीटी को साइन करने वाले 3 कंट्रीज थे, यूएसएसआर, यूएस और यूके, और इसमें फाइनलाइज साइन होता है कब, 1963 अगस्त में। इसमें व्यवस्था क्या थी, वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष मतलब आउटर स्पेस, पानी के अंदर परमाणु हथियारों परीक्षण पर प्रतिबंध। ठीक है, पीटीबीटी में इंडिया ने देखें तो इंडिया ने भी इस पे साइन किया हुआ है। इसके अलावा फ्रांस और चीन ने इसे नहीं माना, और उस टाइम पर आप देखोगे कि फ्रांस के पास में खुद के पास न्यूक्लियर वेपन डेवलप हो चुके थे, पर उसके बावजूद मना किया। फ्रांस ने फिर 1974 में और चीन ने 1980 में इस पार्शियल टेस्टमेंट ट्रीटी को साइन कर लिया। ठीक है, फिर आगे बात करें नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी, ये 1968 में होता है। इसमें भी मेन टारगेट था परमाणु अप्रसार, दैट मींस कि न्यूक्लियर वेपन ज्यादा और डेवलप ना हो, उनको रोका जाए। इस ट्रीटी का पूरा नाम आप देख सकते हो, ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। 1968 में इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली महासभा द्वारा भी इसको, इस संधि को अप्रूवल मिल गया। यह संधि एप्लीकेबल कब हो, 70 में। 1995 में इसको और एक्सटेंशन मिल जाता है, अब ये अनलिमिटेड टाइम तक चल रही है एनपीटी। ठीक है, साइन हुई थी कब, अभी भी कंटिन्यू है। 1967 से पहले ये साइन कब हुई थी, 1968 में। ये मैंने आपको पहले बता दिया है मुद्दा, ये ट्रीटी क्यों की गई, क्योंकि 1967 तक आते आते जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन की, उसके 5 जो परमानेंट मेंबर है, उन 5 मेंबर्स के पास में न्यूक्लियर वेपन डेवलप हो चुके थे। तो इनका ये टारगेट था कि कोई दूसरा और कंट्री डेवलप ना कर ले न्यूक्लियर वेपन, तो उनको रोकना एक टारगेट था। ठीक है, तो 1967 से पहले परीक्षण कर चुकी शक्तियां अर्थात P5 देश परमाणु शक्ति संपन्न बने रहे, बाकी और किसी को इसका मौका मिले नहीं। ये इसका मेन टारगेट जो है दिखा इस ट्रीटी का। तो इस चक्कर से इंडिया ने देखा, बोले ये तो बोलो भेदभाव वाला माहौल है, बोला हम साइन नहीं करेंगे। तो ऐसे में इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और फिर उसके बाद में साउथ सुडान, ये टोटल 4 ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने अभी तक भी एनपीटी को साइन नहीं किया है। ईरान और उत्तर कोरिया ने इस पर हस्ताक्षर किए, पर 2003 में उत्तर कोरिया इस ट्रीटी से बाहर निकल जाता है। और आज आप देखो खुद के न्यूक्लियर टेस्ट करता रहता है किम जोंग उन, और फिर टारगेट क्या रहता है, बस कैसे भी करके और अमेरिका की आंखों में आते रहना कि हाँ जी हमें संभालते रहना टाइम टू टाइम, नहीं तो हम कुछ गड़बड़ कर जाएंगे। तो वो वाली चीज है। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य पहला तो था कि परमाणु हथियार जो है उनका अप्रसार, उनको ना फैलने दिया जाए। दूसरा,
जो बन गए हैं उनको खत्म करना, डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण और परमाणु ऊर्जा का शांतिपरक उपयोग। इसका मतलब आपने कभी सुना हो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप करके एक ग्रुप है एनएसजी, उस ग्रुप की मेंबरशिप लेने के लिए इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है, पर उसमें हर बार चाइना अड़ंगे लगा देता है। अब चाइना क्या कहता है, बोला इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं कर रखी, इसका मतलब इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट नहीं है। एनपीटी साइन नहीं कर रखी, इसलिए इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का कोई अधिकार नहीं है। साथ में इंडिया को एनएसजी में मेंबरशिप भी नहीं मिलनी चाहिए। तो चाइना के चक्कर में हमें एनएसजी में मेंबरशिप नहीं मिलती, पर उसके बावजूद भी 2005 में आपको पता है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में एटमी डील करार जो है वो शुरू होने लग जाते हैं। 2008 में फाइनल हो जाती है कि हाँ यूएस है वो अपनी तरफ से इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी में इन्वेस्ट करेगा। जबकि 1998 में जो पोखरण टेस्ट किया गया था अटल जी के टाइम पे, उसके बाद में इंडिया पे सैंक्शंस भी लगाए थे यूएसए ने, पर इंडिया को एक राइजिंग पावर के तौर पे देखते हुए अब यूएस इंडिया के साथ एंगेज कर रहा है प्रोडक्टिव मैनर में। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा का शांतिपरक उपयोग करने के लिए भी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी है वो साइन होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये हमारा जो टॉपिक था अमेरिकन वर्चस्व, नई विश्व व्यवस्था, इससे संबंधित हमने सारे कंटेक्स्ट को पूरा डिटेल में देखा है। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।